अगर इसको मतदाताओं में या जनसंख्या में कन्वर्ट करो और परिवारों के साथ जोड़ दिया जाए तो लगभग 15% परिवार इस देश के, उनके जनजीवन को जो खतरा है उसको हम कल्पना नहीं कर सकते। इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्ड रिटेल का सिद्धांत रहा है कि सस्ते स्रोतों से खरीदना, पहले सस्ता बेचना, कंपटीशन को समाप्त करना और उसके बाद अपने दाम बढ़ा देना। यह पूरी दुनिया भर का उदाहरण रहा है। इसको अर्थव्यवस्था की भाषा में अंग्रेजी में प्रीडेटरी प्राइसिंग कहते हैं, क्योंकि इनकी जेब बहुत गहरी होती है। 2, 4, 5 साल, 10 साल ये घाटा भी ले सकते हैं। इसलिए पहले कुछ वर्षों में सस्ता बेचना और फिर इसको जब आपके साथ प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाए तो उसको महंगा कर देना। इसकी एक कल्पना देखिए कि एक सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है कि इसमें मिडलमैन, बिचौले चले जाएंगे और किसान को लाभ होगा। जब बिचौले चले जाएं तो दुनिया में क्या अध्ययन किया गया है, किसको लाभ होता है? दुनिया भर का उदाहरण है कि किसी भी देश में किसान को लाभ नहीं हुआ, लाभ हुआ तो सिर्फ रिटेलर को हुआ है। मैं आपके सामने अंग्रेजी में और फिर हिंदी में अनुवाद करूंगा, केवल 2 वाक्य पढ़ देता हूं। इन रिटेल स्टोर्स में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, कपड़े, जूते सब बिकते हैं। कई विषयों का अध्ययन हुआ। जो दूध के विषय का अध्ययन हुआ कि उसके कई प्रोडक्ट्स बनते हैं, और यह अध्ययन किया पूरे विश्व के बाजार में इंटरनेशनल फार्म कंपैरिजन नेटवर्क, उसका डेटा है। और वो कहते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स इन यूएसए, मिल्क प्रोड्यूसर्स इन यूएसए, जो मिल्क की पैदावार करता है, गॉट ओनली 38% ऑफ द कंज्यूमर डॉलर स्पेंड। जो उपभोक्ता ने जितना पैसा खर्चा उसका 38% दूध बनाने वाले को, पैदा करने वाले को गया और 62% रिटेलर को गया। इंग्लैंड में 36% पैदावार करने वाले को गया और 64% गया रिटेलर को। भारत में दूध एक ऐसी व्यवस्था, कमोडिटी है जिसका एक स्ट्रक्चर्ड रिटेल है, जिसका अमूल के साथ गुजरात में आरंभ हुआ था और हर राज्य के अंदर कोऑपरेटिव्स ने उस व्यवसाय को बढ़ाया। ये आंकड़ा भारत में क्या है? 70% गोज टू द प्रोड्यूसर एंड 30% इज स्पेंट इन द रिटेल चेन। 70% मिल्क पैदा करने वाले को जाता है और उसके अतिरिक्त 30% जाता है जो लोग इसके रिटेल में और प्रोसेसिंग में लगते हैं। ये दुनिया के आंकड़े हैं और ये तर्क दिया जा रहा है कि बिचौलिया चला जाएगा और केवल किसान को लाभ होगा, रिटेलर को नहीं होगा। मैं अभी अमेरिका गया था पिछले सप्ताह और वहां के कई कार्यक्रमों में वहां के बहुत अच्छे अर्थशास्त्रियों से भी मेरी बातचीत हुई। स्वाभाविक था इस पे भी प्रश्न आए, तो मैंने उनसे इस प्रश्न के उत्तर में एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा अगर वॉलमार्ट की वजह से आपके किसान का बहुत लाभ हो चुका है तो आपका किसान तो बहुत संपन्न होना चाहिए। फिर क्या कारण है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन $400 बिलियन सालाना किसान जीवित रह पाए उसको सब्सिडी देती है? और $400 बिलियन का अर्थ है प्रतिदिन 5 से 6 हजार करोड़ किसान जीवित रह पाए, यूरोपियन यूनियन और यूएसए उसको देती हैं। तो ये तो स्पष्ट इसका उत्तर है कि केवल रिटेल चेन आने से आपके किसान का बहुत लाभ हो गया, ऐसा नहीं हुआ। सरकार को और वित्त मंत्री को अपने खजाने से पैसा निकालकर आपके किसान को सब्सिडाइज करना पड़ता है। इससे बड़ा एविडेंस आपको और क्या चाहिए? और इसलिए जाकर दूसरे देशों के अंदर इस प्रकार की भाषा बोलना और ये तर्क बना लेना कि किसान को लाभ होगा। अरे अगर रिटेल आएगा तो बैक एंड चेन बन जाएगी। बैक एंड चेन क्या है? कोल्ड स्टोरेज। बैक एंड चेन क्या है? ग्रामीण सड़क।
ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है कि कोल्ड स्टोरेज और आप सड़क बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अपने बाजार को पूरी रूप से किसी और के हवाले कर दें। तो मेरे साथ एक मेरे सहयोगी भी थे, तो उन्होंने कहा कि ये बेहतर होगा कि मनरेगा के साथ साथ पक्की सड़कें भी बन जाएं और कोल्ड स्टोरेज बन जाएं, ताकि मनरेगा भी चलता रहे, लोगों को रोजगार भी मिलता रहे और बैक एंड चेन भी आपकी बन जाए। इसको निर्माण करना कोई इतना असंभव कार्य तो नहीं है भारत जैसे देश के लिए। हम हर साल 2-2 बार सैटेलाइट भेज सकते हैं, लेकिन बैक एंड चेन, कोल्ड स्टोरेज और सड़क बनाने के लिए हमें विदेशी कंपनियों की जरूरत है, भारत नहीं बना सकता। यह तर्क कहां से आया? मेरा एक और चिंता है जिसको अटल जी की सरकार के समय हमने दूर किया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो समझौते होते हैं और जो उसकी बातचीत होती है, वो अपने आप में बहुत कठिन होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बातचीत बाजार की बातचीत की तरह है। आप जो खरीदते हो उसके लिए पैसा देते हो, जो बेचते हो उसके लिए पैसा देते हो। उसी प्रकार से WTO में जब कभी यूरोप और अमेरिका ये मांग करते रहे कि आप लोग अपने बाजार को खोल दीजिए खुदरा व्यापार के लिए, तो हम कहते थे हम नहीं खोल सकते। लेकिन यह पहली बार है कि यूरोप और अमेरिका को यूनिलैटरल कंसेशन हमने दे दिया कि आपकी कंपनी यहां आकर निवेश करे और हमें उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। यह एक चिंता है और मैंने इस चिंता को प्रकट किया था इस शब्दों में, ये स्टोर यूरोप और अमेरिका के होंगे, सामान इसमें चाइनीज होगा और भारत का योगदान इसमें होगा या उपभोक्ता बन के जाना या वहां के सेल्स बॉयज और सेल गर्ल्स उन स्टोर के अंदर बन जाना। ये इस देश का भविष्य ये निर्णय लेकर जाएगा। ये तर्क दिया जा रहा है कि हमने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया। माननीय शिवराज जी बैठे, इन्होंने कहा हम मध्य प्रदेश में इसकी अनुमति नहीं देंगे। इसका अध्ययन कर लें, हमारा स्पष्ट निर्णय है, हम अनुमति नहीं देंगे। विपक्ष की बहुत सरकारें हैं, कांग्रेस की भी 1-2 सरकारों ने कहा कि हम अनुमति नहीं देंगे। लेकिन शायद इसके पीछे भी चाल हो, और चाल यह होगी जिसका कि एक इशारा कल इस देश के वाणिज्य मंत्री कर रहे थे कि ये निर्णय जो लेता है भारत, वो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज है उनके तहत लेता है। और इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज के तहत जो FDI फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो केंद्र का विषय है, राज्यों का नहीं है। और दूसरा, उनके तहत भारत की यह कमिटमेंट है कि हम इन ट्रीटीज के तहत जो निवेश आएगा उसको एक, ये इंटरनेशनल व्यापार की फ्रेजियोलॉजी है, नेशनल ट्रीटमेंट देंगे। अब कमिटमेंट आपने वो कर दी विदेशियों को कि नेशनल ट्रीटमेंट देंगे, और राज्यों को कह रहे हो कि आपके ऊपर छोड़ देंगे कि आप इसको लागू करो या ना करो। और उसके बाद ये पूरा मुकदमे के अंदर इंटरनेशनल फोरम्स पे, डोमेस्टिक फोरम्स पे इसको उलझा देना, ताकि जो राज्य नहीं भी चाहते उनको भी मजबूर किया जा सके। ये इसका दूसरा दौर होगा। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 वर्ष तक इसका उदाहरण है कि हम लोग सुधार के पक्ष में हैं। केवल अटल जी की सरकार नहीं, हमारे राज्यों की सरकारें इसका जीता जागता उदाहरण है। आज जो 5.5% GDP ग्रोथ इस साल का कहा जा रहा है या 6%, NDA शासित सरकारें उसमें से निकाल दी जाएं तो और उसमें आधा हो जाएगा। हमारी सरकारें कैसा चल रही है ये उसका उदाहरण है। लेकिन रिफॉर्म और सुधार होता है वो जनता के पक्ष में होता है, प्रो पीपल होता है। आज दुर्भाग्य है इस देश का और दुनिया का कि रिफॉर्म शब्द का अपमानित किया गया है। इट्स बीइंग ब्रॉट अ बैड नेम, रिफॉर्म इज बीइंग ब्रॉट अ बैड नेम। जो कुछ पश्चिमी के देश रिफॉर्म की परिभाषा देते हैं, हमारे देश में कई ऐसे हैं जो उस परिभाषा को स्वीकार कर लेते हैं
और उसी को रिफॉर्म मान लेते हैं। जो रिफॉर्म उन्होंने करने हैं उसके लिए हम जोर नहीं डालते। कोई आज कह रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो सरकार चला रहे हैं दुनिया की सबसे प्रोटेक्शनिस्ट सरकार है, आउटसोर्सिंग के ऊपर प्रतिबंध लगाती है, वीजास को रिस्ट्रिक्ट करती है, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज इतनी देती है। इन सब विषयों के ऊपर जो वहां रिफॉर्म चाहिए उसके लिए जो दबाव डालना है वो इस देश के कुछ समाचार पत्रों में या इस देश के सरकार के नेताओं द्वारा नहीं सुनने को मिलता। लेकिन एक ऐसा कदम जो पश्चिम के देश चाहते हैं, जो केवल देश के ही हित के खिलाफ नहीं, नागरिकों के हित के खिलाफ है, उपभोक्ताओं के हित के खिलाफ है, व्यवसायियों के हित के खिलाफ है, उसको आप रिफॉर्म शब्द कह दो। मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको स्पष्ट रूप से स्वीकार करे। तो मैंने आरंभ में कहा दैट एवरी चेंज इज नॉट अ रिफॉर्म, व्हाट गोज अगेंस्ट द ग्रेन एंड इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री इज अ काउंटर रिफॉर्म एंड वी शैल रिजेक्ट इट। पूरे प्रस्ताव में जो प्रकाश जी ने बनाया है, एफडीआई के अतिरिक्त अन्य विषयों के ऊपर भी खूब चर्चा की गई है और इसके ऊपर जो माननीय सदस्यों के सुझाव होंगे आप दीजिए। मैं केवल इसकी इतनी ही प्रस्तावना करूंगा कि आप सब जो भी प्रस्ताव को सुधारा जाएगा आपके सुझावों के बाद सर्वसम्मति से उसके बाद इसको स्वीकार करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।